7 साल पहले राहुल ने 2 लाख की एफडी कराई थी। राहुल ने 2 लाख की एफडी करवाई थी? उसी के बारे में पूछते तो बैंक वाला आया था। आपने क्या कहा? कहा कि राहुल शहर में नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ कि निहारिका को अपने घर में डिनर पे इनवाइट करते हैं। पापा निहारिका से मिलकर बहुत खुश होंगे। अरे पापा ही क्यों, तुम भी निहारिका से मिलकर बहुत खुश होगे। आधार, मैं चाहती हूँ कि तुम पापा के पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करा दो, जिससे उनको हर महीने मंथली इनकम मिलती रहे। बैंक वालों ने कहा कि एफडी के पैसे लेने के लिए हमें उन्हें राहुल का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। तुम्हारे पिताजी का प्रोविडेंट फंड का पैसा आया है। क्या? हाँ, और वो भी पूरे 12 लाख रुपए। 12 लाख? और नहीं तो क्या। लेकिन तुम्हें कैसे पता? बैंक से एक आदमी आया था। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। लेकिन उनसे प्यार से बात करना। आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद। पूरे 12 लाख का सवाल है राजेश। राजेश बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात हो गई? मधु, कम से कम तुम तो बोलो। मैं क्या बोलूं मम्मी? जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। और अपनी सास को माँ की तरह और अपने ससुर जी को पिताजी की तरह प्यार किया। लेकिन आप लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं वाकई तुम्हारी माँ हूँ। और तुम लोगों को इस तरह से रोता हुआ देखकर क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या पापा ने कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा, इसी बात पे तो रोना आ रहा है माँ। क्या कुछ नहीं कहा? 12 लाख का चेक आया और हमें बताया भी नहीं, एकदम से पराया कर दिया ना। आपको क्या लगा कि हम लोग आपसे पैसे मांग लेंगे? इतने स्वार्थी और इतने लालची हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, ये घर छोड़ के हम जा रहे हैं। हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम कहाँ जाओगे? ये घर तुम्हारा है। कहीं भी चले जाएंगे, फुटपाथ पे रह लेंगे, दर की ठोकर खा लेंगे, मगर अब इस घर पे नहीं रहेंगे। मधु, तुम सुन रही हो ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तुम जाओ, तुम जाके सामान लेके आओ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ। मेरे तो रो रो के तो मेरे कान ही बंद हो गए हैं। नहीं बेटा, तुम ये घर छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये घर तो तुम्हारा है, और इस तरह से मुझे बेसहारा कैसे छोड़ सकते हो? इस वक्त घर में पापा नहीं है। जैसे ही वो आएंगे, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात करूंगी। क्यों? तुम्हें इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? हाँ, और तुम्हें कहने की जरूरत थी कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। सुनिए, राजेश घर छोड़कर जा रहा है। भगवान के लिए उसे रोकिए। अगर वो चला गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा एक ही तो बेटा है।
अरे सुलक्षणा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो एक नंबर का नौटंकीबाज है। वो और घर छोड़कर चला जाए हैं? आप समझते क्यों नहीं? अगर वो चला गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। देखो सुलक्षणा, मैं फिर कह रहा हूं कि वो यहां से नहीं जाएगा। वो सब नाटक कर रहा है। और कमाल है, तुम अपने बेटे के नेचर को नहीं पहचानते। अरे वो सब इसलिए कर रहा है कि उसे पैसा चाहिए। देखो, तुम्हें उसकी बातों में पिघलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को जानता हूं ना। ये सब उसका इमोशनल ड्रामा है। एक बार उसे पैसा दे दो, उसके बाद देखो सारा नाटक खत्म हो जाएगा। तो दे दीजिए ना, दे दीजिए उसे पैसे। सुलक्षणा, मैं उसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। भगवान के लिए इतने कठोर दिल के मत बनिए। वो हमारा, अगर उससे तकलीफ रहेगी तो हम भी परेशान रहेंगे। और माना, पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो हमारे पास है। उसमें से 3-4 लाख रुपए उसे दे दीजिए। हो सकता है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे कोई पैरों वैरों पे नहीं खड़ा होगा। वो इस सारे पैसे को भी बर्बाद कर देगा। और एक बात सुलक्षणा, ये पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम खुद ही सोचो, हम अपने आने वाले समय में किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अगर ये पैसा भी चला गया ना, तो हमारी आने वाली जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। देखा जाए तो आप भी अपनी जगह पे सही हैं। तो लक्षणा, एक बात और कहूं, तुम ये बताओ कि ये सब पैसा है किसका? अरे हमारे बाद हमारे बेटे को ही तो मिलेगा ना। यूं समझ लो कि हम इस पैसे की सुरक्षा अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। वाकई आप बहुत समझदार पिता हैं। आज आपने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। सुलक्षणा, देखो तुम ज्यादा मत सोचा करो। मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। जाओ। मिसेस सिंघल, पहले मुझे लगता था कि छोटे दर्जे के अनपढ़ लोग अज्ञानता के कारण औरतों पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, मगर मैं देख रही हूँ कि समाज के पढ़े लिखे लोग भी कुछ कम नहीं हैं। अब देखिए ना, एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर ने इसलिए अपनी गर्भवती पत्नी को पीटा क्योंकि उसके भ्रूण जांच में लड़की थी। मैं तो कहती हूँ ये भ्रूण जांच को एक आपराधिक क्रिया मानना चाहिए और उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल की हवा खिलानी चाहिए। दीदी, दीदी, ये देखिए ना, आज फिर मेरे पति ने मुझे मारा। बहुत अच्छा किया उसने, यही होना चाहिए तुम्हारा। पिछली बार जब मैंने उसे गिरफ्तार कराने की बात की, तब तुम्हें अपनी पत्नी पर दया आ रही थी। मैंने सोचा आपके समझाने से वो समझ जाएंगे। शराब पीने वाले लोग कभी नहीं सुधरते, समझी? एक बात बताओ शांता, तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा क्यों? पैसे के लिए, उन्हें दारू पीने के लिए पैसे चाहिए थे ना। तुम्हारा पति दारू के लिए तुमसे पैसे मांग रहा था? शर्म नहीं आती उसे? तुम दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती हो और उसे शराब के लिए तुमसे पैसे चाहिए? पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। वो नहीं सुधरेगा दीदी, कभी नहीं सुधरेगा। 2 दिन हवालात में रहेगा ना, तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मिसेस सिंघल, आप यहीं ऑफिस में रुकिएगा। ठीक है, चलिए।
ये देखिए, ये है मेरा पति। तुम अपनी पत्नी को मारते हो? एक औरत पे हाथ उठाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अगर तुम खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे तो ये दुनिया वाले तुम्हारी पत्नी का सम्मान कैसे करेंगे? देखो, अगर आइंदा तुमने इस पर हाथ उठाया या इसे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, समझे? मैडम क्षमा कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और ये सब क्या है? आप पीकर काम पे आते हैं? निहारिका, आप यहाँ? सोनाली जी, आप यहाँ? निहारिका, ये तो मेरा ही घर है। ये आपका घर है? वैसे आप रमेश को क्या कह रही थी? क्या किया इसने? अरे ये रोज अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता पीटता है। शांताबाई आई थी मेरे पास कंप्लेंट लेकर, तो मैंने सोचा इसे बात करके समझा दूं, और अगर ये बातचीत से नहीं माने तो इसे पुलिस के हवाले कर दूं। रमेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम शराब पीकर अपनी बीवी को मारते पीटते हो? जी पापा, जी जी जी, अभी लेके आता हूं फाइल। जी। अरे रमेश, रमेश कहाँ है क्या ये? नेक्स्ट टाइम मैंने ये तुम्हारी कंप्लेंट सुन ली ना तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और जॉब से भी निकाल दूंगी। मैडम क्षमा कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर ऐसी गलती वापस हुई ना तो फिर देखना। तुम जाओ, अपना काम करो। आइए निहारिका जी, बैठिए। अरे नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं फिर कभी फुर्सत से आऊंगी। निहारिका यहां मेरे घर में? और ये सोनाली से क्या बातें कर रही है? निहारिका ने अब तक सिंदूर भरा हुआ अपनी मांग में। इसका मतलब वो अपने आप को सुहागन मान रही है, मुझे जिंदा समझ रही है अब तक। ये निहारिका नहीं हो सकती, ये भ्रम है मेरा शायद। आप आएंगी ना? जी जरूर। ओके, बाय। बाय। ये क्या हो रहा है? ये मेरी शांत जिंदगी में अचानक ये निहारिका नाम का भूचाल कैसे आ गया? समुंदर की तरह शांत जिंदगी बीत रही थी, ये तूफान कैसे उठ गया? मैं तो सब कुछ भूलकर खामोश वादियों में चैन की नींद सो रहा था। ये अचानक ज्वालामुखी कैसे फट पड़ा? कहां से आ गई निहारिका? ये निहारिका मेरी निहारिका नहीं हो सकती। ये शायद कोई भयानक सपना है। सुनिए, आप कब से काम कर रहे हैं? आपको भूख लगी होगी ना? चलिए पहले खाना खा लीजिए,
उसके बाद आप अपना काम करते रहना। देखिए, मॉम मुझे एक बार नहीं कई बार पूछ चुकी है कि राहुल ने खाना खाया कि नहीं, उसे खाना जरूर खिला देना। निहारिका, मैं काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं ना अपने हाथों से आपको खिला देती हूँ, तब तक आप अपना काम करते रहिए। लीजिए। निहारिका, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। मैं जानता हूं तुमने खाना नहीं खाया। तुम खाना खा लो और आराम से सो जाओ, मुझे काम में थोड़ी देर लगेगी। जिस पत्नी के पति ने शादी के बाद भी कोई पति धर्म ना निभाया हो, ऐसी पत्नी सुकून से कैसे सो सकती है? निहारिका, ये जरूर है कि समाज के सामने हमने 7 फेरे लिए हैं। समाज के लिए हम पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन दिल से ना मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी माना है और ना शायद कभी मान पाऊंगा। कब तक आप मुझसे ऐसा बर्ताव करते रहेंगे? आखिर कब तक आप मुझसे इस तरह खींचे खींचे रहेंगे? निहारिका, जिन बातों के जवाब ना हो, बेहतर है कि वो सवाल किए ही ना जाए। लेकिन एक बात का जवाब तो आप मुझे दे सकते हैं ना, कि आखिर कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि निहारिका तुम मेरी पत्नी हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है। क्या आप जानते हैं कि दिल पर कितनी चोट लगती है, ये जानते हुए कि आपकी पत्नी होने के बावजूद मैं आपकी पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं रखती। हाँ निहारिका, ये शादी मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी थी। और जहां मजबूरी हो वहां प्यार की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप मुझसे प्यार करें ना करें, ये आपका फैसला है, लेकिन मेरा फैसला ये है कि मैं आखिरी सांस तक आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती रहूंगी और आपसे प्यार करती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने दिल से आपके एहसानों को कभी भुला नहीं पाऊंगी और जिंदगी भर मैं आपके उन एहसानों की आभारी रहूंगी। नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत ही है। इससे पहले कि यह हकीकत मेरी ऐशोआराम की जिंदगी में नासूर बन जाए, मुझे इस नासूर को काट कर फेंकना ही होगा। ठोकरें खाती, तड़पती, सिसकती, दम तोड़ती जिंदगी में मुझे वापस नहीं जाना है, नहीं जाना है मुझे वापस। मुझे निहारिका के बारे में पता लगाना होगा। हेलो मदन लाल। हाँ सुनो, मुझे ज़रा तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब हमारे एरिया में एक सोशल वर्कर है, निहारिका नाम है उसका।
निहारिका निहारिका, हाँ। क्या तुम जानते हो उसे? गुड गुड गुड। देखो उसके बारे में ज़रा डिटेल्स पता लगाओ, और ध्यान रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, ओके गुड। अरे एक काम करो ना, कभी विपुल जी को लेकर घर पर आओ ना। जी नहीं, पहले आप अपने पति को मेरे घर लेकर आएंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो मधु जैसे बाल नहीं, मैं नाक कटवा के आ गया। नाक कटवा के आते तो इतना दुख नहीं होता। पापा, आप उस आर्टिस्ट को जानते हैं जिन्होंने माँ की तस्वीर बनाई थी? हाँ जानता हूँ। मेरी माँ का चेहरा याद नहीं है। ये तो नामुमकिन है, किसी बच्चे को अपनी माँ का चेहरा याद नहीं।